स्वागत है साथियों। यूपी हायर के विज्ञापन संख्या 52 के लिए जो हमारी ये नई बैच शुरू हुई है उसमें हम कहानियों वाले हिस्से को लगातार पढ़ रहे हैं और कहानियों के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आज की इस क्लास में हम कानों में कंगना कहानी के विषय में पढ़ेंगे जो कि राधिका रमण प्रसाद सिंह ने लिखी हुई है। तो ये बैच बहुत शानदार ढंग से विज्ञापन संख्या 52 के लिए हम चला रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं पहला तथ्य क्या है। यह कहानी राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रथम कहानी है जो इंदु पत्रिका में सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यही सबसे पहला पॉइंट इस कहानी के विषय में है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो इसे नोट कर लेंगे। इनके प्रमुख जो कहानी संग्रह हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह के, वो हमें ध्यान रखना है। कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 में, सावनी समा 1938 में। तो ये इनके 3 कहानी संग्रह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी कथाकार के विषय में जब भी किसी कहानी के विषय में हम पढ़ेंगे तो कथाकार के विषय में जानकारी हमें रखनी है। आगामी अपनी सभी क्लासेस में हम इन कहानीकारों के विषय में बताएंगे कि ये इनके विषय में आलोचकों ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सी बात हुई है, वो सब भी हम क्रम से पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कहानी बिजली, एक बिजली कहानी भी है राधिका रमण प्रसाद जी की, तो इसे ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखेंगे इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो नरेंद्र और एक स्त्री पात्र है किरण जो योगेश्वर की पुत्री है। ठीक है। युवक नरेंद्र के पिता ने उससे कहा कि योगेश्वर से जो उसका बचपन का साथी था उनसे अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा ले। एक युवक है इस कहानी में, उनके पिता उसे कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, एक मित्र हैं योगेश्वर, उनसे जाकर के धर्म ग्रंथों की शिक्षा लो। नरेंद्र योगेश्वर से धर्म ग्रंथों की शिक्षा लेता है और उनकी पुत्री किरण से उसे प्रेम हो जाता है। तो पात्रों के नाम, कहानी का प्रकाशन, कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, इतनी बातें बहुत ज़रूरी है, तो इसे तैयार रखना है। तो नरेंद्र है, किरण है और नरेंद्र के पिता के मित्र योगेश्वर हैं, उन्हीं की पुत्री है किरण। आगे देखते हैं। उससे पहले एक सूचना है कि अगर आप लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को इस बैच को ज्वाइन करने पर आपको छूट है। आप 1599 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत ही शानदार ढंग से, क्रमिक ढंग से हम इस बैच को आगे बढ़ा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 52 के लिए ये बैच बहुत उपयोगी है। आगे देखते हैं कि नरेंद्र जब उनके पास आया तो अपने अध्ययन की दीक्षा पूरी होने पर नरेंद्र योगेश्वर के लिए अपने पिता के दिए हुए उपहार को उन्हें भेंट करता है, जिसमें एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कनक कंगन किरण के लिए ले जाता है। तो यहाँ पर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि वो उपहार के रूप में योगेश्वर के लिए क्या लेके जाता है। तो एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और 2 कंगन किरण के लिए, सोने के कंगन। ठीक है। योगेश्वर ने सब उपहार लौटा दिए लेकिन कंगना किरण उठा ले जाती है। यह सब समझते हुए योगेश्वर ने किरण का हाथ नरेंद्र के हाथों में सौंप दिया और मुक्त होकर घर से निकल गए। उन दोनों का विवाह करा देते हैं। योगेश्वर की पुत्री किरण के निश्चल स्वभाव तथा फूलों सा भोला चेहरा जिस पर नरेंद्र मोहित होता है। जब किरण के पिता उसका हाथ नरेंद्र को सौंप कर चले जाते हैं तब नरेंद्र मन में सोचता है कि हाय नरेंद्र, यह क्या, तुम इस बनफूल को किस चमन में ले चले, इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले। कहानी की शुरुआत नरेंद्र और किरण के प्रेमपूर्ण संवादों से होती है जहां कंगन बातचीत का मध्यस्थ यानी एक माध्यम बनता है। फिर किरण का उपहार स्वरूप लाए गए कंगन को रख लेना दोनों के विवाह की स्थिति निर्मित कर देता है और कहानी की त्रासदीपूर्ण परिस्थितियों का अंत भी कंगना के लुटा देने की पीड़ादायक स्थिति के उल्लेख से ही होता है। यानी एक कंगना जो प्रेम का माध्यम बनता है वही कंगना अंत में एक त्रासदीपूर्ण परिस्थिति को जन्म देता है और कहानी का अंत भी वहीं होता है। आगे हम देखेंगे। विवाह के लगभग 2 वर्ष हंसी खुशी मुरादाबाद में रहते बीतते हैं कि एक दिन नरेंद्र अपने मित्र मोहन के यहाँ नाच देखने जाता है।
वहाँ नृत्य करती हुई किन्नरी पर वह मोहित हो जाता है। वासना का ऐसा जाल कि धीरे धीरे उसके मोहपाश में वह अपना सब कुछ लुटा देता है। सब कुछ लुट जाने पर जब किन्नरी उसका तिरस्कार कर देती है, तब भी नरेंद्र उसे प्रसन्न करने के लिए जुगत लगाता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं कि वासना में पड़ा हुआ पुरुष अपनी स्त्री के प्रति किस तरह का उसका व्यवहार हो जाता है। वो देख सकते हैं कि नरेंद्र की वासनापूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए लेखक लिखता है कि दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। ये पश्चाताप भरे वचन नरेंद्र के हैं जब सारी स्थितियां उसके हाथ से निकल जाती हैं। कितना दुख उसने किरण को दिया था, वो बातें उसके ही उन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। कुछ और पंक्तियां देखेंगे। उधर किरण की स्थिति इस दशा में बहुत दयनीय हो चुकी थी। किरण हेमंत की मालती बनी थी, उस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराए हाथ बिक गया। वह बीमार रहने लगी और अपनी कोई सुध-बुध नहीं। उसे यही लगता था कि जिसके सहारे वो थी वही दूसरे के हाथों बिक गया, तो फिर अब जीवन किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी मालती बन गई थी हेमंत की जिस पर एक भी फूल नहीं था, एक भी पल्लव नहीं था। पूरी तरह से विषादपूर्ण चेहरा, जीवन में दुख। आगे देखते हैं, कहानी आगे बढ़ती है। घर का एक एक सामान, पत्नी के सब आभूषण, जायदाद बेच देने के बाद जब कुछ न बचा, तब किन्नरी से दरवाजे से ही उसने उसे लौटा दिया। यानी किन्नरी ने नरेंद्र को दरवाजे से ही लौटा दिया कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। लौट कर वह घर में तोड़फोड़ मचाता है और बड़ी निष्ठुरता से मरणासन अवस्था में बिस्तर पर पड़ी हुई किरण की तबीयत न पूछकर पूछता है कि कोई भी आभूषण उसके पास बचा हो तो वह उसे दे दे। तो आप देख सकते हैं कि एक कामुक पुरुष की जो निष्ठुरता है वो दिखाई पड़ रही है कि वो अपने संबंधों को, अपने प्रेम संबंध को किसी भी तरीके से वो सम्मान नहीं दे रहा है। उसने धीरे धीरे घूंघट सरका कर कहा, वही कानों में कंगना। यानी किरण ने घूंघट सरका कर कहा कि वही कानों में कंगना ही अब बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा है। इतना कहकर किरण के प्राण उसका शरीर छोड़ देते हैं। ऐसा लगता था केवल प्रेम की एक पहली स्मृति को जीवन के अंतिम क्षण में वह नरेंद्र को याद दिलाकर प्राण त्याग रही है। कहानी में लिखा गया कि वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई, क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? किरण की मृत्यु और कानों में कंगना की स्मृति से नरेंद्र की वासना के पर्दे हट गए, किंतु बहुत देर हुई आंखें खुलने में। कहानी का ये हिस्सा पढ़ करके मैं आपको सुनाता हूँ कि दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली थी। भूली हुई शकुंतला उस पर याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता कर पाता। परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। तो ये वही हाल हुआ कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। सारी परिस्थितियाँ जो संभव हो सकती थी ठीक करने की, वो सब कुछ हाथ से निकल चुका था। अब केवल नरेंद्र के हिस्से में पश्चाताप ही था, और वो पश्चाताप भी किसी काम का नहीं था। आंखों की पट्टी खुलने, हृदय परिवर्तन के साथ इस कहानी का अंत होता है। किंतु इस हृदय परिवर्तन से किरण के प्रति हुए अन्याय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। नरेंद्र दोषी था, जिसे आंख की पट्टी खुलने के बाद हृदय परिवर्तन मात्र से निर्दोष होने की श्रेणी में खड़ा करने से संतोष नहीं किया जा सकता। तो आप सुन रहे थे इस कहानी के विषय में। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत संदेश देती है कई तरह से व्यक्तियों को, जो लोग वासना के बंधन में बंधे हुए हैं। उन्हें चेताने के लिए राधिका रमण प्रसाद जी ने उस दौर में जो ये कहानी लिखी, वो कहीं न कहीं आज भी अर्थपूर्ण है और पाठ्यक्रम में लगी हुई एक बेहतरीन कहानी है। हिंदी कहानी की शुरुआत के दौर की ये शुरुआती कहानियाँ हिंदी कहानी विकास को, उनकी प्रवृत्तियों को समझने में भी काफ़ी सहायक होगी। तो साथियों, ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से भी, वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से भी, सारांश के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे अपने इस बैच में, ताकि आप बेहतरीन और सटीक दृष्टिकोण से इन कहानियों की समीक्षा को समझ पाएँ। उपन्यास या फिर जो भी अन्य गद्य विधाओं में रचनाएं लगी हैं,
काव्य पंक्तियाँ लगी हैं, उन सभी को बहुत बेहतर ढंग से इस पूरी बैच में पढ़ाया जाएगा। तो आज ही जुड़े। 15 अगस्त का आज दिन है। 15 अगस्त के अवसर पर आप सभी के लिए एक विशेष ऑफ़र है। आप मात्र 1599 में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।